नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 65th class of physics optional for UPSC CSE. And in this 65th class we are going to see continue our discussion on angular momentum. Okay, so up to here we had done in the previous classes. यहाँ तक कर लिया था पिछले क्लासेस में. अब यहाँ से शुरू कर रहे हैं एंगुलर मोमेंटम से. और देखिए ये डिस्कशन लंबा चलने वाला है. वी विल डिस्कस प्रोडक्ट्स ऑफ इनर्शिया, मोमेंट्स, ये भी डिस्कस करेंगे. मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर क्या होता है ये भी डिस्कस करेंगे, ठीक है ना. प्रोडक्ट्स ऑफ इनर्शिया क्या होता है ये भी डिस्कस करना है, ठीक है. सो दिस डिस्कशन विल बी सफिशिएंटली लॉन्ग, ओके, बिकॉज आई कैन नॉट एंड दिस एब्रप्टली एट एनी पॉइंट, ठीक है ना. कहीं भी बीच में ख़त्म करके वीडियो को और अगला नेक्स्ट वीडियो में दैट विल बी सेंसलेस, ओके. सो इसीलिए ये वीडियो लंबा होने वाला है, तो तैयार रहिएगा. तो एंगुलर मोमेंटम देखिए, कंसीडर करो एक रिजिड बॉडी है, ठीक है ना. ये जो है यहाँ पे दिख रही है ये रिजिड बॉडी है. ये एट पॉइंट ओ पे फिक्स्ड है, ठीक है ना. ओ क्यू इज एन इंस्टेंटेनियस एक्सिस. जो ओ क्यू है वो इंस्टेंटेनियस एक्सिस है जो पास कर रही है ओ से, ठीक है ना. एंगुलर मोमेंटम ऑफ आयत पार्टिकल अबाउट ओ. अब देखिए ये जो पार्टिकल है पी, ये रोटेट कर रहा है, ठीक है ना. ये जो आपकी ओ क्यू एक्सिस है उसके अबाउट ये पार्टिकल पी रोटेट कर रहा है, राइट, रोटेट कर रहा है. और ये ओ पॉइंट है, ठीक है. तो देखिए दोस्तों, जो आपका ये पी पॉइंट है, जैसे ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये जो दिख रहा है आपको, ठीक है, ये इस तरीके से जो दिख रहा है, ठीक है ना. दिस इज मेकिंग, इसको 3D में इमेजिन करना है, ठीक है ना. ये वाला जो पार्ट है ये आपके मोबाइल के स्क्रीन के पीछे है. ये वाला जो पार्ट है आपके मोबाइल के स्क्रीन के आगे है, ठीक है ना. और ये ओ पॉइंट फिक्स्ड है, ठीक है ना, आपके मोबाइल के स्क्रीन पे है, ठीक है. और ये इसको ऐसा ज्वाइन कर दोगे तो इट विल बिकम अ कोन, ठीक है ना. कोन बन जाएगा. कोन मतलब वो हिंदी वाला कोन नहीं, ठीक है ना, इंग्लिश वाला कोन, CONE वाला कोन, ठीक है ना. वो ये वाला कोन नहीं, ठीक है ना. ये वाला कोन अलग होता है बेटा. वो कोन, हिंदी वाला कोन जो होता है उसको एंगल के लिए यूज करते हैं. वी आर यूजिंग दिस कोन, CONE कोन फॉर दिस, ठीक है ना. मतलब जो सॉलिड जो हमारा 3D जो फिगर बन रहा है दैट इज बेसिकली कोन, ओके. कोनिकल शेप बन रहा है, ठीक है ना. कोनिकल शेप कैसे बनेगा भाई साहब? तो ये जो सर्कल है ये 3 डायमेंशनल सर्कल है और ये इसको ऐसा ज्वाइन करोगे, ठीक है ना, तो दिस विल बिकम अ कोन बेसिकली, ठीक है. सो सच अ सिचुएशन इज देयर, ओके. एंड पॉइंट पी जो है उसका पोजिशन वेक्टर RI है, ठीक है ना. पॉइंट पी का मास MI है, ठीक है. ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है जिससे ये एक्सिस रोटेट कर रही है. इस एक्सिस के अबाउट ये ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है, ठीक है ना. एक्सिस रोटेट नहीं कर रही है, एक्सिस के अबाउट ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है. ओ क्यू इज इंस्टेंटेनियस एक्सिस. इंस्टेंटेनियस एक्सिस यानी क्या होता है बताया था मैंने, ठीक है ना. इंस्टेंटेनियस एक्सिस मतलब उस इंस्टेंस पे जो एक्सिस होगी, ठीक है ना. सपोज मैंने कहा कि टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड पे ये एक्सिस है, ठीक है ना. तो उस इंस्टेंट पे मतलब टाइम t इक्वल टू 1 टू टी इक्वल टू 1.0000000001 ऐसा कुछ होगा, ठीक है ना. तो एक ही एकदम ही इंस्टेंटेनियस मतलब क्या होता है बेसिकली? इंस्टेंटेनियस मतलब जब बहुत ही कम टाइम इंटरवल में आप देख रहे हो उस चीज को, ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है ना, तो वो होता है बेसिकली इंस्टेंटेनियस, ठीक है ना. अब यहाँ पे हो ये सकता है कि ये जो ओ क्यू एक्सिस है हो सकता है वो ऐसी रोटेट कर रही हो, ठीक है ना. कैसी रोटेट कर रही हो? ये एक्सिस की एक्सिस पूरी की पूरी ऐसी रोटेट हो गई सपोज, ठीक है. सपोज इट गोज इन दिस डायरेक्शन, ठीक है. ये ओ क्यू इधर चली गई, ठीक है. ओ क्यू इधर चली गई समझो रोटेट करके, तो ये ऑब्जेक्ट तो ओ क्यू के अबाउट ही रोटेट करेगा. तो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऐसा रोटेट करवाएगी ऑब्जेक्ट को. तो आपका जो फिगर है जो सर यहाँ पे समझो पॉइंट पी है तो वो ऐसा वाला फिगर बनेगा आपका. समझ में आ रही है ना बात, ठीक है. तो ऐसा रोटेशन होगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में. समझ में आ रही बात. और ये इधर ऐसा ये जॉइंट है, ठीक है ना. समझ में आ रही होगी बात होपफुली आपको, ठीक है ना. तो सपोज ये ओ क्यू भी रोटेट कर रहा है तो ये सब इंस्टेंटेनियस एक्सिस हो गई, ठीक है ना. ओ क्यू रोटेट भी कर सकता है. ओ क्यू चाहे तो अपनी पोजीशन वो 8 के शेप में भी घूम सकता है. कैसे 8 के शेप में घूमेगा? ओ क्यू को ऐसा भी घुमा सकते हो, ठीक है. पहले इन प्लेन रोटेशन किया. ये ओ क्यू है, ये पहले यहाँ से यहाँ गया, ठीक है. फिर यहाँ से प्लेन के पीछे गया सपोज, ठीक है ना, प्लेन के पीछे, ठीक है, ठीक है. इसको ऐसा दिखा देते हैं, ठीक है ना. ये ओ क्यू प्लेन के पीछे है, ठीक है. और फिर मान लीजिए ये प्लेन के बाहर आ रहा है ओ क्यू, ठीक है ना.
तो बेसिकली समझ में आ रही ना बात। तो इस तरीके से OQ जो है ये अंदर है और ये बाहर है, सपोज ऐसा मान लो, ठीक है ना, वेज प्रोजेक्शन, और वो उससे दिखा रहा हूं मैं, ठीक है ना, थोड़ा सा हुआ यहाँ पे, हालांकि उसका यहाँ सिग्निफिकेंस नहीं है, पर मैं 3D में इमेजिन करवाने के लिए करवा रहा हूँ। तो OQ पीछे जा सकता है स्क्रीन के, मोबाइल के, OQ आगे आ सकता है मोबाइल के स्क्रीन के, मोबाइल की स्क्रीन पे रह सकता है। OQ कैन रोटेट इन सच ए शेप, ठीक है ना, पहले यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, ये रोटेशन किया, फिर उसकी इच्छा हुई कि मुझे प्लेन के पीछे में इतना ही एंगल रोटेट करना है, तो प्लेन के पीछे में उतना रोटेट हो गया। तो एवरी टाइम जो आपके बॉडी है वो अलग अलग दिशा में रोटेट करेगी, ठीक है ना, कभी वो ऐसी ऐसी रोटेट करेगी, कभी ऐसी ऐसी रोटेट करेगी, कभी ऐसी ऐसी रोटेट करेगी, ठीक है ना। तो 3 डायमेंशन में इमेजिन करना है सब कुछ। तो OQ एक्सिस इंस्टेंटेनियस एक्सिस है, मतलब एक इंस्टेंस पे वो एक्सिस OQ है जो इस ओरिएंटेशन में दिख रही है तुमको, जो यहाँ पे खड़ी दिख रही है ना तुमको, वर्टिकल दिख रही है ना, ये ओरिएंटेशन जो है इंस्टेंटेनियस वाला है, ठीक है ना, उस इंस्टेंस पे ऐसी खड़ी है, ठीक है। तो कंसीडर रिजिड बॉडी इज फिक्स्ड एट अ पॉइंट O, OQ इज एन इंस्टेंटेनियस एक्सिस पासिंग थ्रू O, ठीक है ना, OQ इंस्टेंटेनियस एक्सिस है जो कि O से पास कर रही है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ आयत पार्टिकल अबाउट O, ठीक है ना, अगर इंस्टेंटेनियस एक्सिस के बारे में और डिटेल में जानना है तो पिछले क्लासेस देखना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है ना। मैं तो रिकमेंड करूंगा अगर आप नए आए हैं चैनल पे तो लेक्चर 1 से शुरू कर दीजिएगा देखना, ठीक है ना। सो ठीक है, एनीवेज, सो कंसीडर ए रिजिड बॉडी इज फिक्स्ड एट अ पॉइंट, उसकी प्लेलिस्ट नीचे दी हुई है, ठीक है। कंसीडर रिजिड बॉडी इज फिक्स्ड एट अ पॉइंट O, वो हो गया। OQ इज एन इंस्टेंटेनियस एक्सिस पासिंग थ्रू O, वो भी हो गया, ठीक है ना। तो फिक्स्ड है रिजिड, मतलब ये वाला पॉइंट फिक्स्ड रहता है, ये वाला पॉइंट रोटेट नहीं करता, ठीक है ना, ये O पॉइंट फिक्स रहता है, ठीक है ना। आप O पॉइंट फिक्स को कुछ इस तरीके से समझ लो कि आपका कोई पत्थर लो, अपने हाथ में पत्थर लो अनइवन शेप का, और अपनी उंगलियों से इस तरीके से पकड़ो उसको, ये उंगली नंबर 1 हो गई और ये अंगूठा हो गया, ठीक है ना, आपका अंगूठा है सपोज ये, और ये उंगली है, ठीक है ना। तो ये उंगली और अंगूठे से इस तरीके से पकड़ो, ये अंगूठा है आपका, थंब है, और ये आपकी उंगली है, ठीक है ना। तो ये पत्थर पकड़ लिया, अब ये पत्थर का एक पॉइंट फिक्स हो जाएगा, ये हालांकि एक्सिस फिक्स हुई, इसमें एक्सिस फिक्स हो गई, लेकिन आप पॉइंट फिक्स करना है तो थीन लेमिना लेना होगा आपको, ठीक है ना। एक थीन पेपर लो, शीट ऑफ पेपर लो, उसको इसी तरीके से चिमटी में पकड़ो, ठीक है ना, मतलब उंगली और अंगूठी के बीच में पकड़ो, ठीक है, एक उंगली और एक अंगूठे के बीच में पकड़ो, ठीक है ना, मोर देन 1 फिंगर के बीच में नहीं, एक उंगली और एक अंगूठे के, तो एक पॉइंट फिक्स हो जाएगा उसका, ठीक है ना। और फिर वो आप जब उसको शीट ऑफ पेपर को ऐसा रोटेट करेंगे, ठीक है ना, अपना हाथ सीधा रखते हुए रोटेट करेंगे तो वो प्लेन में रोटेट करेगी वो लेमिना, ठीक है ना। लेकिन अगर आपने हाथ रोटेट कर दिया तो ये वाला पॉइंट तो फिक्स रहेगा, ठीक है ना, ये वाला पॉइंट तो फिक्स रहेगा, लेकिन ये शीट जो है फिर ऐसी मूव करने लगेगी, ठीक है ना, ऐसी 3D में इमेजिन करो, शीट ऐसी होने लगी, ठीक है ना, शीट इस डायरेक्शन में रोटेट करने लगी, समझ में आ रही बात, ठीक है, 3D में इमेजिन करना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप सोच सकते हो, ठीक है। तो दीज आर बेसिकली ऑल दोज थिंग्स, ठीक है। इतना आपको 3D में इमेजिन नहीं भी होता है तो भी उतना वरी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि UPSC कभी भी आपको ये नहीं पूछेगी कि मुझे 3D में इमेजिन करवा के बताओ, ये वो कभी नहीं पूछेंगे, ठीक है ना। ओनली थिंग इज आपको मैकेनिकली सॉल्व करते आता है कि वही चीज़ वो देखेंगे, ठीक है ना। सो डोंट वरी अबाउट दैट, मैं तो यहाँ पे सिर्फ आपको इनसाइट देने के लिए ये सारी चीज़ें बताते रहता हूँ, ठीक है। तो कंसीडर रिजिड बॉडी इज फिक्स्ड एट अ पॉइंट O, पॉइंट O पे आपकी रिजिड बॉडी फिक्स्ड हो गई। OQ इज एन इंस्टेंटेनियस एक्सिस, OQ इंस्टेंटेनियस एक्सिस है जो पास कर रही है O से। एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन आयत पार्टिकल अबाउट O, ठीक है ना, आयत पार्टिकल है। अब देखिए दोस्तों, इसको मैं डिस्क्रीट पार्टिकल से मिलके बना हुआ ऑब्जेक्ट मान रहा हूं, ठीक है ना। इसको मैं डिस्क्रीट पार्टिकल, 2 तरीके हैं मेरे पास, या तो मैं समेशन यूज करूं या तो मैं इंटीग्रेशन यूज करूं, ठीक है ना, 2 ही तो तरीके हैं दुनिया में। समेशन जो है वो तब यूज होता है, इंटीग्रेशन तब यूज होता है जब आप एक मास एलिमेंट लेते हो, ठीक है ना। इंटीग्रेशन कब यूज होगा, जब आप एक मास एलिमेंट लेते हो, डीएम मास का मास एलिमेंट लोगे तो इंटीग्रेशन यूज होगा ऑब्वियसली, ठीक है ना। और समेशन कब यूज होगा, समेशन तब यूज होगा जब आप उसी बॉडी को एक डीएम मास एलिमेंट लेने के बजाय आप बहुत सारे पॉइंट का मिलके बना हुआ मानते हो, डिस्क्रीट पॉइंट का मिला हुआ, ट्रिलियंस एंड क्वार्टरलियंस ऑफ डिस्क्रीट पॉइंट से मिलके बना हुआ रिजिड बॉडी मानते हो, तो दैट विल बी बेसिकली यूर समेशन का फिर सिंबल यूज होगा उसमें, ठीक है ना। सो डीएम मास एलिमेंट लेंगे तो फिर क्या यूज होगा, इंटीग्रेशन यूज होगा, ठीक है ना। तो जब डीएम मास एलिमेंट लेते हैं तो आयत पार्टिकल का कंसेप्ट नहीं आता, ठीक है ना।
जब डीएम मास एलिमेंट लेते हैं तो देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ आयत पार्टिकल इन इट, ठीक है ना। पर जब समेशन लेते हैं तो उसमें आयत पार्टिकल का कंसेप्ट आता है, ठीक है ना। सो यहाँ पे समेशन के रूप में लिख रहा हूँ मैं, इसलिए मैं आयत पार्टिकल लूंगा। मैं ऐसा मान के चलूंगा कि पार्टिकल नंबर 1 पार्टिकल नंबर 2 ऐसा करते करते ये बॉडी बनी हुई है सपोज 10⁻18 पार्टिकल्स से, ठीक है ना। हाइपोथेटिकल फिगर मान लिया फर्जी, ठीक है। तो 1 2 3 4 ऐसा करते करते 10⁻18 पार्टिकल से मिलके ये बॉडी बनी है सपोज। और मैं कोई इसमें ही 1 2 3 4 ये करते करते यहाँ आयत पार्टिकल ले रहा हूँ कुछ बीच में, ठीक है ना। मान लो आई का वैल्यू जो है मान लो 10⁻11 है, ठीक है ना। तो 10⁻11 पार्टिकल लिया मैंने, ठीक है ना। तो 1 से 10⁻18 के बीच का ही फिगर है ये, ठीक है ना। तो 10⁻18 पार्टिकल से मिलके बॉडी बनी है और 10⁻11 पार्टिकल मान लो आयत पार्टिकल है, ठीक है ना। अभी के लिए मान लो, तो मान लिया मैंने वैसा, ठीक है ना। तो मान लिया है। अब जो है मैं दो प्रकार की चीज़ें यहाँ पे लिखने वाला हूँ। अब देखिए गौर से, एंगुलर मोमेंटम ऑफ आयत पार्टिकल अबाउट ओ, ठीक है ना। एंगुलर मोमेंटम बोल रहा है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ आयत पार्टिकल, ये आयत पार्टिकल है जो रेड दिख रहा है आपको, रेड रेड, ठीक है ना। दिस इज आयत पार्टिकल और अबाउट ओ निकालना है, ठीक है ना। तो अबाउट ओ निकालना है, ठीक है। सो और द इंस्टेंटेनियस एक्सिस इज गिवन एज। अब एंगुलर मोमेंटम का डेफिनेशन क्या होता है भाई? एंगुलर मोमेंटम का डेफिनेशन ये होता है कि आप क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं किसका? एंगुलर मोमेंटम इज डिफाइंड एज मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है ना। मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम। समझ में आ रही ना बात? नाउ हाउ इज मोमेंट डिफाइंड, ठीक है ना। मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम तो बोल दिया, लेकिन मोमेंट कैसे डिफाइंड होता है? मोमेंट डिफाइंड होता है पोजीशन वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है ना। पोजीशन वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट विथ होम, विथ लीनियर मोमेंटम, ठीक है ना। तो लीनियर मोमेंटम के साथ में पोजीशन वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो एंगुलर मोमेंटम मिलेगा तुमको, ठीक है ना। तो वही चीज़ हम यहाँ पे करने वाले हैं कि बेसिकली देखिए यहाँ पे, देखिए ये मान लीजिए उस आयत पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम जो है एल आई है, ठीक है ना। अब ये जो एंगुलर मोमेंटम है कौन से पॉइंट के अबाउट है? ये पॉइंट ओ के अबाउट है, ठीक है ना। पॉइंट ओ के अबाउट है यानी कि इंस्टेंटेनियस एक्सिस के अबाउट है, ठीक है ना। पॉइंट ओ के अबाउट है ये एंगुलर मोमेंटम, यानी कि इस इंस्टेंटेनियस एक्सिस के अबाउट है। समझ में आ रही है ना बात मेरी, ठीक है ना। सो लेट्स सी, ठीक है ना। तो एल आई का वैल्यू का इसका के बराबर है आर आई क्रॉस पी आई के बराबर है। समझ में आ रही है बात मेरी, ठीक है ना। एल आई का वैल्यू आर आई क्रॉस पी आई के बराबर क्यों है? क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट लेना है आर का विथ लीनियर मोमेंटम, तो मिलेगा एंगुलर मोमेंटम। अब यहाँ पे ध्यान में रखने वाली बात यह है कि आर क्रॉस पी तो लिख सकते हो, लेकिन पी क्रॉस आर नहीं लिख सकते, ठीक है ना। और आर क्रॉस पी तो लिख सकते हो, लेकिन पी क्रॉस आर नहीं लिख सकते। पी क्रॉस आर नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते भाई? क्योंकि पी क्रॉस आर लिखोगे तो आपको पता होगा, भली बात ही बचपन में पढ़ा होगा कि क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। तो क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं रहता। तो अगर क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं रहता तो आर क्रॉस पी और पी क्रॉस आर बराबर नहीं होंगे, ठीक है ना। ठीक है ना, वेक्टर साइन अज्यूम कर लेना जहां जहां नहीं लगा रहा हूं, ठीक है। तो आर क्रॉस पी और पी क्रॉस आर बराबर नहीं होंगे। इनफैक्ट पाया ये जाता है, ये तो बचपन का ही पता होगा, कि आर क्रॉस पी का जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है वो जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो पी क्रॉस आर के निगेटिव के बराबर आता है, ठीक है ना। दे आर नॉट कम्यूटेटिव, ठीक है। समझ में आ रही बात मेरी? तो इस चीज का विशेष ख्याल रखना है, ठीक है ना। तो आर क्रॉस पी इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी क्रॉस आर, ठीक है ना। नॉट पी आर क्रॉस पी जो है अगर कम्यूटेटिव होना होता तो किसके बराबर आता? पी क्रॉस आर के बराबर आता ना, अगर कम्यूटेटिव होता तो। पर ये सच नहीं है, इट इज नॉट कम्यूटेटिव, ठीक है ना। तो माइनस साइन के साथ आता है, ठीक है ना। तो आर क्रॉस पी इज इक्वल टू माइनस पी क्रॉस आर आता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे कभी भी याद रखना, कुछ कुछ बच्चे क्या करते हैं, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू पी क्रॉस आर लिख देते हैं, ठीक है ना। दैट इज रॉन्ग, आर क्रॉस पी आना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज का ख्याल रखना है, ठीक है ना। अच्छा, फिर ये क्रॉस प्रोडक्ट की बात अगर निकल ही गई है तो एक बात बताओ मुझे, क्या डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट इज एक्चुअली यूर डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, ठीक है ना। यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट है इसलिए आगे पीछे नहीं लिख सकते, लेकिन अगर डॉट प्रोडक्ट की बात होती या सादा अल्जेब्रिक मल्टीप्लिकेशन की बात होती तो आप कम्यूटेटिव है वो, ठीक है ना। डॉट प्रोडक्ट एंड साधारण अल्जेब्रिक प्रोडक्ट दे आर कम्यूटेटिव, ठीक है ना। 3 into 4 जो है वो 4 into 3 के बराबर होता है, ठीक है ना।
उसी तरीके से मान लो ऐसी हाइपोथेटिकल कोई वैल्यू निकाल रहा हूं मैं कि आर आई डॉट पी आई निकाल रहा हूं, ठीक है ना, आर आई डॉट पी आई निकाल रहा हूं सपोज, ठीक है। सो दिस आर आई डॉट पी आई विल बी इक्वल टू पी आई डॉट आर आई, ठीक है ना, दोज विल बी इक्वल बिकॉज दिस इज डॉट प्रोडक्ट ना, तो डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, ठीक है। पर यहाँ पे क्या है, मोमेंट कैसे डिफाइंड होता है, कि डॉट से डिफाइंड होता है कि क्रॉस से डिफाइंड होता है, तो क्रॉस से डिफाइंड होता है मोमेंट, ठीक है ना। मैंने अभी बताया कि मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम। अब मोमेंट जो है वो क्रॉस से डिफाइंड होता है, आर क्रॉस से डिफाइंड होता है मोमेंट, ठीक है ना। सो दैट्स वाई दिस थिंग हैज बीन रिटन, और डॉट प्रोडक्ट यहाँ नहीं आएगा, ठीक है ना। कुछ कुछ बच्चे अच्छे से रिवाइज करके नहीं जाते, और वहाँ एग्जामिनेशन सेंटर में कहीं कहीं जहाँ पे, अभी यहाँ पे तो खैर कंफ्यूजन होने का स्कोप नहीं बन रहा है, लेकिन कहीं कहीं कंफ्यूजन होने का स्कोप बनता है, ठीक है ना। तो वो क्या करते हैं, वहाँ पे आर आई डॉट पी आई लिख देते हैं, तो वो गड़बड़ हो जाता है सारा मामला, ठीक है ना। फिर एक स्टेप भी गलत हुई तो सारा का सारा पता ही है तुमको, ठीक है ना। यहाँ पे वैसा नहीं होगा कि जैसे ह्यूमैनिटीज में क्या होता है, आप आंसर लिख रहे हैं सपोज, ठीक है ना, और आंसर के बीच में आपका एक आधा सेंटेंस गलत होगा तो भी आपको पूरा का पूरा आंसर सही है, सिर्फ एक सेंटेंस गलत है तो कुछ मार्क्स मिल जाएंगे। साइंस ऑप्शनल में ऐसा नहीं होता, आपकी एक स्टेप गलत हो गई तो हो गया, फिर वो गलत ही गलत सॉल्व करते जाओगे आप आगे, ठीक है ना, क्योंकि आप इसको सही मान के आगे का सॉल्व करोगे तो आपका आंसर ओवरऑल गलत होगा, तो आपको सीधे अंडा मिलेगा, ठीक है ना, 0। पर वहाँ ह्यूमैनिटीज का ऑप्शनल में जो है बीच में आपका एक आधा सेंटेंस गलत भी है, समझो फैक्चुअली या फिर किसी और कारण से, तो यू विल गेट पार्शियल मार्क्स बट यू विल गेट मार्क्स, ठीक है ना। यहाँ पे भी साइंस ऑप्शनल में भी अगर समझो ऐसी सिचुएशन बन रही है कि आपका बीच में, जैसे मान लो ऐसी कोई सिचुएशन आपकी साइंस ऑप्शनल में बन रही है कि आपने सॉल्व किया, ठीक है, आपने सॉल्व किए, स्टेप्स लिखे, अब यहाँ तक के स्टेप्स आपके बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना, पार्शियल प्रॉब्लम इज करेक्ट, पर यहां से आप गलत हो रहा है तो पार्शियल मार्क मिलेंगे ना, कौन नहीं बोल रहा है नहीं मिलेंगे, ऐसी बात है ही नहीं, मिलेंगे पार्शियल मार्क्स, लेकिन मतलब कम मिलेंगे काफी, क्योंकि मान लो आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन है सपोज, तो आपको साइंस ऑप्शनल में कितने मार्क्स मिलते हैं 15 में से, यू गेट अराउंड, मैं अगर बताऊँ तो फिजिक्स ऑप्शनल का जो एवरेज स्कोर है, अगर 15 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको मैक्सिमम 10 मिलते हैं, ठीक है ना। और अगर किसी ने बहुत ही अच्छा आंसर लिखा है परफेक्ट, सो तो यू विल गेट 11 मार्क्स, ठीक है ना। 11 से ज्यादा मार्क तो फिजिक्स ऑप्शनल में आएंगे ही नहीं बेटा, 15 में से 11 के ऊपर मार्क तो आने ही नहीं वाले, ठीक है ना। तो वो बोर्ड एग्जाम वाले मूड से तो बाहर आ जाओ तुम कि 15 में से मुझे 15 चाहिए, ठीक है ना, यू वोंट गेट दैट बेटा, नेवर। कितना भी कोई फिजिसिस्ट भी, अगर एल्बर्ट आइंस्टाइन भी आके पेपर लिखे ना बेटा, तो भी 15 में से 11 ही मिलेंगे मैक्सिमम, 15 में से 15 तो किसी को नहीं मिलते, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना। और एक चीज ध्यान में रखना कि वो ह्यूमैनिटीज के जो ऑप्शनल होते हैं ना आपके, जिसका डंका बहुत लोग बजाते हैं, ठीक है, उसमें कितना है एवरेज स्कोर, यहाँ पे तो 15 में से 11 मिल रहे फिजिक्स ऑप्शनल में, वहां देखना ह्यूमैनिटीज के ऑप्शनल में 15 में से 7-8 रहता है एवरेज स्कोर, ठीक है ना। 15 में से 10 तो भी मिल रहे हैं यहाँ पे, वहां तो 7-8 मिलेंगे, 6 मिलेंगे ह्यूमैनिटीज के ऑप्शनल में, क्योंकि देयर इज वहां पे ऐसे कोई फिक्स आंसर नहीं है ना ह्यूमैनिटीज के ऑप्शनल में, पर्सन टू पर्सन आंसर वेरी कर रहा है, ठीक है ना। वहां पे कुछ क्वेश्चन पूछ लिया, सपोज ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ लिया, समझो ऋग्वेदिक एज के बारे में पूछ लिया हिस्ट्री ऑप्शनल में, या आपके जीएस में ही हिस्ट्री में पूछ लिया ऋग्वेदिक एज के बारे में, ठीक है ना। तो देयर इज नो सिंगल बेस्ट आंसर, ठीक है ना। सम पीपल विल राइट सम आंसर, सम पीपल में राइट सम अदर आंसर, देयर इज नो फिक्स आंसर फॉर इट, ठीक है ना। बट आपके साइंस ऑप्शनल में आंसर फिक्स होता है, और आंसर फिक्स होता है तो आपको पता होता है कि क्या लिखना है। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ साइंस ऑप्शनल। वहां ह्यूमैनिटीज के ऑप्शनल में बुक चेंज कर दोगे, हिस्टोरियन चेंज कर दोगे तो आंसर भी चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। RS शर्मा को रेफर करोगे तो आंसर बदल जाएगा, और कोई फलानी सतीश चंद्रा उसको कोई और बुक होंगी उसको रेफर करोगे, योर आंसर विल बी डिफरेंट, ठीक है ना। NCERT रेफर करोगे, वो बैलेंस्ड अप्रोच देती है, लेकिन फिर से वहां पे वही बात आ जाती है, ठीक है ना। तो देयर इज नो सिंगल बेस्ट आंसर इन ह्यूमैनिटीज, दैट्स व्हाई द एवरेज मार्क्स अवॉर्डेड आर आल्सो लेस, ठीक है ना। और एक चीज मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट ये बताना चाहूंगा कि देखो आपके जो जितने भी स्टूडेंट बैठते हैं ना एग्जाम देने, ठीक है, तो PCM में से कोई PCM या सिविल इंजीनियरिंग, ये सारे जो ऑप्शनल मैं बोल रहा हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, सिविल इंजीनियरिंग ऑप्शनल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑप्शनल, ये जितने भी ऑप्शनल है, ठीक है ना, साइंस वाले, ठीक है,
तो दीज ऑप्शनल, ये ऑप्शनल लेने वाले लोग कितने कम होते हैं दोस्तों, ठीक है ना, बहुत ही कम होते हैं, ठीक है। और पर अगर तुम ऑल इंडिया रैंक टॉप 100 में देखोगे तो ये मतलब हार्डली, अगर तुम इन सारे ऑप्शनल को मिला दोगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और फलाने जितने भी होंगे, इनको सारे ऑप्शनल को मिला दोगे तो हार्डली 1% ऑफ द कैंडिडेट्स हैव दीज सब्जेक्ट एज देयर ऑप्शनल, ठीक है ना। हार्डली 1% कैंडिडेट का ये ऑप्शनल होता है जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, पीसीएम और सिविल इंजीनियरिंग और फलाना जो भी, ठीक है ना। फिर भी तुम देखोगे तो ऑल इंडिया रैंक टॉप 100 में अराउंड 10 पीपल आर विथ साइंस ऑप्शनल, ठीक है ना, 10 to 12 पीपल आर विथ साइंस ऑप्शनल, ठीक है ना। तो बताओ मुझे सक्सेस रेट किसका ज़्यादा हुआ, जो PSIR ऑप्शनल, हिस्ट्री ऑप्शनल, उनका अगर मैं एडिशन करूँ तो देयर आर अराउंड 90% स्टूडेंट्स, 90% कैंडिडेट्स हैव हिस्ट्री और PSIR सबकी ऐड कर दी। अगर कैंडिडेट हिस्ट्री, PSIR, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, ये जितने भी हैं इनको ऐड कर दोगे, अगर हिंदी लिटरेचर इनको ऐड कर दो तो 90% ऑफ द पीपल हैव दीज सब्जेक्ट्स एज देयर ऑप्शनल। फिर भी ऑल इंडिया रैंक टॉप 100 में बताओ मुझे ये 1% लोग 10 आ गए, यहाँ पे देने 10 गुना बढ़ गए, ये समझ में आ रही है ना बात। तो 10 पीपल आर फ्रॉम साइंस ऑप्शनल, जबकि लेने वाले 1% ही लोग हैं, और यहाँ पे 90% ये ऑप्शनल लेके बैठे, ठीक है ना। तो भी यहाँ पे ऑल इंडिया रैंक टॉप 100 में 90 ही आ रहे हैं वो, ठीक है ना। तो ये 1% लोग जो है वो 10% बन रहे हैं, समझ में आ रही ना बात, 10 गुना बढ़ रहे हैं। तो सक्सेस रेशियो इज मोर इन साइंस ऑप्शनल एक्चुअली। अगर तुम अच्छे से एनालिसिस करोगे ना तो साइंस ऑप्शनल का सक्सेस रेट ज़्यादा है, ठीक है ना। तो ये बात गार्ड बांध लेना। अब लेट मी इरेज दिस थिंग्स, ठीक है ना। सो होप द गाइडेंस हेल्प्स यू। आप लोग बोलते रहते ना बीच बीच में गाइडेंस देते जाओ, तो मैंने दे दिया गाइडेंस बीच में क्लास के, ठीक है ना। तो सी ओनली थिंग इज यू नीड टू हैव सम बेस, ठीक है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे कुछ लोगों का होता है ना, साइंस स्ट्रीम लेके गलती कर दी मैंने जीवन में, वैसी हालत होंगी तो फिर ये ऑप्शनल काम का नहीं है ऑब्वियसली। पर अगर आपका अच्छा है सब्जेक्ट तो फिर तो बिल्कुल, आपको इंटरेस्ट है तो बिल्कुल लेना चाहिए, ठीक है ना। समझ में आ रही बात मेरी। सो दिस इज द थिंग। तो कहाँ थे हम, ठीक है ना। तो OQ इज इंस्टेंटेनियस एक्सिस, एंगुलर मोमेंटम ऑफ आयत पार्टिकल अबाउट O, ठीक है ना। ये आयत पार्टिकल है, इसका एंगुलर मोमेंटम अबाउट O निकालना है। तो और द इंस्टेंटेनियस एक्सिस वो इस तरीके से दिया जाएगा ना, R×P से दिया जाएगा, ठीक है ना। यानी कि आयत पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू RI×PI, ठीक है ना। तो RI और PI का वैल्यू किसके बराबर है, MI/VI के बराबर है, ठीक है ना। तो RI, ये MI जो है बाहर आ जाएगा, ठीक है। MI विल कम आउट एंड RI×, ये MI क्यों बाहर आ जाएगा भाई, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट MI तो सिंपल अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन ही करेगा ना भाई, क्योंकि MI यानी क्या है, मास ऑफ द आयत पार्टिकल है, ठीक है ना। नाउ PI इज इक्वल टू MVI, ठीक है ना, MI/VI। P इज इक्वल टू MV फॉर्मूले से आया, ठीक है ना। और मास ऑफ आयत पार्टिकल इज MI, तो MI जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट नहीं कर पाएगा। MI इज अ सिंपल नंबर, ठीक है ना, इट इज ए स्केलर। तो MI विल कम आउट ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो सिचुएशन ऐसी बनेगी कि MI, ठीक है ना, RI×VI, ऐसी सिचुएशन बनेगी, ठीक है ना। और उसके बाद में ये VI जो है तुम्हारा, ये Ω×RI बनेगा, ठीक है ना। V इज इक्वल टू Ω/R होता है ना भाई, ठीक है ना। वो बचपन में जो पढ़े होंगे सर्कुलर मोशन के लिए, V इक्वल टू Ω/R। अब बस उसका वेक्टर रूप लिखना है, VI इज इक्वल टू Ω/RI, ठीक है ना। समझ में आ रही बात मेरी। लेकिन यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि VI इक्वल टू Ω/I×RI नहीं लिखा है। ऐसा क्यों बेटा, बताओ मुझे। ये VI जो है यहाँ पे देख रहे हो, तो यहाँ Ω×RI लिखा है, Ω/I×RI क्यों नहीं लिखा है बेटा। क्योंकि बहुत ऑब्वियस सी बात है कि पूरी की पूरी बॉडी का एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के बराबर है। ये पूरी की पूरी बॉडी का एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के बराबर है। ये जितनी भी बॉडी दिख रही है ना, पूरे का एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के बराबर है, ठीक है ना। आपका क्या चेंज होगा मैं बताता हूँ, देखो मैं बताता हूँ, एक एग्जाम्पल से बताता हूँ, ठीक है ना। ये मान लो तुम्हारी अर्थ है, ठीक है ना, ये रोटेट कर रही है, ठीक है। तो ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से सपोज रोटेट कर रही है, ठीक है ना। तो होता ये है कि जैसे आप ये यहाँ से रोटेट कर रही है, ये वाला पॉइंट लिया मैंने, ठीक है ना। ये अर्थ है, ठीक है, ये सेंटर है अर्थ का, और ये मान लो अर्थ का इक्वेटर का पॉइंट है, ठीक है ना। तो मुझे बताना
ये अर्थ के इक्वेटर का पॉइंट, अर्थ के यहाँ का पॉइंट और अर्थ के यहाँ का पॉइंट, इंटीरियर में जा रहा हूँ मैं अर्थ के, ठीक है ना, बेरिस्फीयर वगैरह में चले गया समझो, ठीक है ना, ज्योग्राफी याद करो थोड़ा, ठीक है। तो ये समझो इक्वेटर के ऊपर का पॉइंट है और ये यहाँ बेरिस्फीयर, ये सब उसमें चले गया, मेंटल कोर, इनर कोर, वो सब में चले गया, ठीक है ना। तो वहाँ की अंदर की एंगुलर वेलोसिटी, अर्थ के इंटीरियर की एंगुलर वेलोसिटी और अर्थ के सरफेस की एंगुलर वेलोसिटी क्या अलग अलग होगी क्या? जवाब है ना, दे वोंट बी डिफरेंट। एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी बेटा, अंदर के अर्थ के इंटीरियर की और अर्थ के सरफेस की। अगर तुम एंगुलर वेलोसिटी देखोगे ओमेगा, तो दैट इज गोइंग टू बी द सेम, बट व्हाट विल बी डिफरेंट? द थिंग विच विल बी डिफरेंट इज, चूंकि ये डिस्टेंस चेंज हो रहा है ना, ये r वेक्टर है सपोज, ठीक है, ये r1 वेक्टर है, ये r2 वेक्टर है, ठीक है ना, और ये r3 वेक्टर है, ठीक है ना। सो एज द डिस्टेंस इज चेंजिंग फ्रॉम द सेंटर, ठीक है ना, अर्थ के सेंटर से जो ये बेरिस्फीयर का डिस्टेंस होगा वो कम होगा, ठीक है ना, फिर वो रेपिटी वगैरह जो भी होगा, ठीक है ना, वो उसका डिस्टेंस थोड़ा और ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो ऐसा करते करते अगर तुम जाओगे तो सरफेस तक पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे? पहुंचोगे ना। तो एंगुलर वेलोसिटी तो ओमेगा ही रहने वाली है, ठीक है ना, लेकिन जो तुम्हारा वेलोसिटी है, एक्चुअल वेलोसिटी मतलब क्या, ये एंगुलर वेलोसिटी से तो अर्थ रोटेट कर रही है, ठीक है ना, लेकिन ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये इसकी डायरेक्शन क्या होगी? टेंजेंशियल होगी, ठीक है ना। टेंजेंशियल मतलब ये ऐसी टेंजेंट, ठीक है ना, टेंजेंट मतलब इसको ऊपर वर्टिकल मत समझ लेना, या ये जो जा रही है ना टेंजेंट की डायरेक्शन, ठीक है, ये जा रही है आपके मोबाइल की स्क्रीन के अंदर, ठीक है ना। ये एरो जो है सपोज करो कि अभी मोबाइल की स्क्रीन के अंदर जा रहा है आपके, ठीक है ना। तो ये मोबाइल के स्क्रीन के अंदर जाता हुआ एरो क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है आपके मोबाइल की स्क्रीन के परपेंडिकुलर है ये एरो, और अंदर की ओर जा रहा है, आपके मोबाइल की स्क्रीन में गड्ढा गिराते हुए अंदर जा रहा है, ठीक है ना। तो व्हाट डज दिस शो? ये डायरेक्शन दिखाता है लीनियर वेलोसिटी की, ठीक है ना। तो लीनियर वेलोसिटी एट दिस पॉइंट, ये इक्वेटर का जो पॉइंट है ये वाला, ये इक्वेटर के पॉइंट की एंगुलर वेलोसिटी तो ओमेगा ही रहेगी, ये पॉइंट हो चाहे ये पॉइंट हो चाहे ये पॉइंट हो, लेकिन लीनियर वेलोसिटी क्या होगी इक्वेटर वाले पॉइंट की? इक्वेटर वाले पॉइंट की एंगुलर वेलोसिटी जो है वो ओमेगा, ठीक है ना, नहीं नॉट एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, ठीक है ना। इक्वेटर वाले पॉइंट की एंगुलर वेलोसिटी तो ओमेगा ही होगी, लेकिन लीनियर वेलोसिटी क्या होगी? ओमेगा क्रॉस r3 है ना डिस्टेंस, तो r3, ठीक है ना, r3 वेक्टर। और ये अंदर वाला जो पॉइंट है आपका अर्थ के इंटीरियर में, जो पढ़े होंगे ज्योग्राफी में, ठीक है ना, मैं भी पढ़ाऊंगा आगे चल के, ठीक है। तो क्या होगा? वो ये वाले पॉइंट की एंगुलर वेलोसिटी तो ओमेगा ही है, लेकिन जो तुम्हारी लीनियर वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? अगेन ये इस तरीके का एरो आएगा, मतलब ये भी आपके मोबाइल के स्क्रीन के अंदर ही जा रहा है, ठीक है ना, ये भी वैसा ही एरो आएगा, ठीक है ना। तो व्हाट विल बी ऑल दिस वेलोसिटीज इक्वल टू, वो हो जाएगी ओमेगा क्रॉस r2, ठीक है ना, एंड ओमेगा क्रॉस r1, ठीक है ना। तो यू कैन सी दिस वेरी वेल कि जैसे जैसे आप अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे किसी पॉइंट का, तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी सेम रहेगी, लीनियर वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। लीनियर वेलोसिटी v विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है ना, समझ में आ रही है बात? सो क्या मैं कह सकता हूं कि पूरे अर्थ के लिए एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा कॉमन है? यस, पूरे अर्थ के लिए एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा कॉमन है। समझ में आ रही है ना बात मेरी? ठीक है। तो यहां बताओ मुझे, ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा ऑब्जेक्ट आपका, तो क्या पूरे ऑब्जेक्ट के लिए कॉमन नहीं है क्या ओमेगा वेलोसिटी? ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी इज कॉमन फॉर द होल ऑब्जेक्ट। सिर्फ क्या चेंज हो रही है? लीनियर वेलोसिटी चेंज हो रही है ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है ना। पॉइंट टू पॉइंट चेंज हो रही है लीनियर वेलोसिटी, और वो काय पे डिपेंड कर रही है? इस आर पे डिपेंड कर रही है, ठीक है ना। अगर मैं पॉइंट यहां लूंगा तो ये आर वेक्टर बदल जाएगा, तो ओमेगा तो सेम रहेगा, लेकिन जो तुम्हारा ओमेगा क्रॉस आर का जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो बदल जाएगा। इसलिए लीनियर वेलोसिटी इस पॉइंट पे अगर देखोगे टेंजेंशियल, तो लीनियर वेलोसिटी इज गोइंग टू बी डिफरेंट, ठीक है ना। समझ में आ रही बात मेरी? तो दिस इज द थिंग। सो एंगुलर वेलोसिटी इज फॉर द होल बॉडी, ठीक है। इसलिए यहाँ पे आयत पार्टिकल के लिए ओमेगा आई ना लिखते हुए ओमेगा लिखा गया है। समझ में आ रही होगी होपफुली बात, ठीक है ना। कि ओमेगा आई ना लिखते हुए ओमेगा क्यों लिखा गया है, वो बात होपफुली आ रही होगी समझ में, ठीक है ना। अभी मैं थोड़ा सा ब्रेक देता हूँ, देखो समझो इसको मेरे मिटाते तक, ठीक है, दिमाग ठंडा रख के, ठीक है ना। तो ओमेगा क्रॉस आ रहा है, ठीक है ना। यूर लीनियर वेलोसिटी वी आई इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आ रहा है, ठीक है ना।
तो यहाँ पे ओमेगा क्यों लिखा हो तो बता दिया मैंने। ओमेगा आई क्यों नहीं लिखा, क्योंकि पूरी की पूरी बॉडी के लिए एंगुलर वेलोसिटी तो कॉमन है, लीनियर वेलोसिटी बदल रही है पॉइंट टू पॉइंट, लीनियर वेलोसिटी पॉइंट टू पॉइंट बदल रही है, इसलिए हर पॉइंट की यूनिक लीनियर वेलोसिटी, इसलिए वी आई एक्सप्लिसिटली आई लिखना पड़ा वी के साथ। आर आई पोजिशन वेक्टर भी हर पॉइंट का एक्सप्लिसिटली लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। पर ओमेगा तो पूरी बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी रहेगी ना, तो इसलिए ओमेगा आई नहीं लिखा है, क्योंकि वो आयत पार्टिकल हो चाहे कोई भी पार्टिकल हो, उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ही रहने वाली है। समझ में आ रही बात मेरी। सो दिस इज द थिंग, ठीक है ना। द रिजिड बॉडी मे बी अज्यूम्ड एज अ रिजिड कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है ना। द रिजिड बॉडी मे बी अज्यूम्ड एज अ रिजिड कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स, सो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज गिवन एज, ठीक है ना। अब एंगुलर मोमेंटम कैसे दोगे बॉडी को, अब देखो एंगुलर मोमेंटम ऑफ आयत पार्टिकल आ गया, ठीक है ना। अब आप सारे पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम अगर ऐड कर दोगे, जितने भी पार्टिकल हैं, ठीक है ना, सपोज 10 to the power 18 पार्टिकल्स हैं, तो 10 to the power 18 पार्टिकल्स का आप लीनियर मोमेंटम ऐड करोगे, लीनियर नहीं एंगुलर मोमेंटम, सॉरी एंगुलर मोमेंटम ऐड कर दोगे, तो एंगुलर मोमेंटम ऐड कर दोगे तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द होल सिस्टम मिल जाएगा। तो समेशन आई विल राइट आई, ठीक है ना। व्हाट डज दिस समेशन आई डिनोट, दिस समेशन आई डिनोट्स दैट आई विल रन फॉर ऑल द वैल्यूज, ठीक है ना। आई जो है सारे वैल्यूज के लिए रन करेगा, उसके लिए समेशन आई लिखा गया है। समझ में आ रही बात मेरी। सो समेशन आई एम आई आर आई क्रॉस ओमेगा क्रॉस आर आई, ठीक है ना। ये इसी का समेशन वाला रूप लिखा है, और क्या इसी का समेशन वाला रूप लिखा है, कोई नई बात तो नहीं लिखी है, ठीक है ना। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी इस तरीके से। अब ये बचपन का एक फॉर्मूला याद करना होगा यहाँ पे, ठीक है ना। बचपन का एक फॉर्मूला याद करना होगा कि इसका वैल्यू किसके बराबर आता है। ये देखो, ये बचपन का फॉर्मूला याद करो, ठीक है ना। यहाँ पे इस फॉर्मूले में ए की जगह पे क्या रखना है, ठीक है ना। ए की जगह पे आर आई रख दो, ठीक है, ए की जगह पे आर आई रख दो। बी के जगह पे क्या रख दो, ओमेगा रख दो, ठीक है ना। और सी के जगह पे क्या रख दो, फिर से आर आई रख दो, ठीक है ना, सी के जगह पे, ठीक है। सो एडिटिव पुट दिस वैल्यूज इन दिस, ठीक है ना। इसमें पुट करोगे, जब ये सारे वैल्यूज को इसमें पुट करोगे तो यू विल गेट, इसके बाद में ये स्टेप आ जाएगी आपकी, ठीक है ना। समझ में आ रही है बात मेरी, ठीक है। सो इन दिस वे यू शुड राइट, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन, लेट मी फर्स्ट इरेज दिस थिंग्स, ठीक है ना। So if I do not erase these things, then these things will appear on the next slide, which is not good. Okay. So this thing you got, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 नेम कर दिया। अब यहाँ पे क्या किया मैंने फिर, ठीक है ना। आर आई डॉट आर आई किसके बराबर होगा भाई, आर आई डॉट आर आई किसके बराबर होता है, आर स्क्वायर के बराबर होता है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जब लेते हो तो क्या करते हो, आर आई का स्क्वायर आ जाएगा ना भाई, ठीक है ना। क्योंकि क्या होता है डॉट प्रोडक्ट का डेफिनेशन, ए बी कॉस थीटा होता है, ठीक है ना। तो कॉस थीटा क्या किसके बराबर होगा, उसी एंगल, उसी वेक्टर आर आई का उसी के साथ एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा। तो ए बी कॉस थीटा फॉर्मूला लगाओ, ये ए है और ये बी है, ए बी कॉस थीटा फॉर्मूला लगाओ तो आर आई स्क्वायर आएगा ना। सो दैट्स व्हाई आर आई डॉट आर आई हैज बीन टर्न टू आर आई स्क्वायर, ठीक है ना। ये बना दिया गया है, ठीक है। और ये आर आई डॉट ओमेगा और ये सब एज इट इज है, ठीक है ना। यहाँ पे ब्रैकेट आना चाहिए, यहाँ ब्रैकेट नहीं बनाया है मैंने, ठीक है। देयर शुड बी अ ब्रैकेट ओवर देयर, ठीक है। सो लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना। बाकी की चीज तो एज इट इज ही रखी है, ठीक है। सिर्फ आर आई डॉट आर आई को आर आई स्क्वायर लिखा है, विच इज अ कॉमन सेंस थिंग बचपन की, ठीक है। नाउ अब हम भली बात ही जानते हैं कि आर आई किसके बराबर होता है भाई, आर आई किसके बराबर होता है, पोजिशन वेक्टर ऑफ आयत पार्टिकल के बराबर होता है। अब पोजीशन वेक्टर ऑफ आयत पार्टिकल किसके बराबर होगा, एक्स आई आई कैप, वाई आई जे कैप, जेड आई के कैप, ठीक है ना। इसके बराबर होगा ना भाई आयत पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर, ठीक है ना। और जो ओमेगा आपकी एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है ना, ये इसके 3 कंपोनेंट होंगे, ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई और ओमेगा जेड, ठीक है ना। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज ऐसे होते हैं कि वो आयत पार्टिकल, देखो बेटा ओमेगा तो सभी पार्टिकल के लिए सेम है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है ना। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी तो सभी पार्टिकल के लिए सेम है, लेकिन वो आई जे के कंपोनेंट लिख रहे हैं हम बस, ठीक है ना। ओमेगा वेक्टर के बस हम आई जे के कंपोनेंट लिख रहे हैं और उससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहे, ठीक है। तो ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई और ओमेगा जेड जो है ये क्या हो गए, इसके एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के कंपोनेंट्स हो गए। समझ में आ रही ना बात। तो आर आई स्क्वायर किसके बराबर आ रहा है फिर,
बताओ मुझे, जब आर वेक्टर इसके बराबर होगा तो मॉड्यूलस ऑफ आर वेक्टर क्या होगा बताओ। चलो यहाँ आपको लिख के दिखाई देता हूँ, स्पून फीडिंग करा देते हैं, ठीक है। देखो स्पून फीडिंग ऐसी है, देखो ये आर आई जो है तुम्हारा, ठीक है ना, इसका अगर तुम मॉड्यूलस निकालते हो, मतलब ये आर आई इसको ऐसा लिखोगे, एक स्क्वायर रूट ऑफ क्या आएगा, एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आर स्क्वायर प्लस जेड आई स्क्वायर, आएगा नहीं आएगा, ठीक है ना। बाय डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर ये आएगा कि नहीं, आर आई इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आर स्क्वायर प्लस जेड आई स्क्वायर, पूरे का अंडर रूट, ठीक है ना। तो फिर बोथ द साइड स्क्वायर ले लोगे तो ये अंडर रूट चले जाएगा और यहाँ स्क्वायर आ जाएगा, तो वही तो चीज लिखी है बेटा यहाँ पे, ठीक है ना। एंड उसके बाद में क्या, आर आई डॉट ओमेगा लोगे, ठीक है ना। तो आर आई डॉट ओमेगा लो, देखो क्या आ रहा है, आर आई डॉट ओमेगा लेके देखो भाई, आर आई डॉट ओमेगा लेके देखो, ठीक है ना। तो आर आई डॉट ओमेगा जैसे ही लोगे तो तुमको ये बात तो पहली बात ही मालूम है कि जब दो वेक्टर का मान लो ऐसे दो वेक्टर है मेरे, ठीक है ना, ए आई कैप बी जे कैप, ठीक है ना, सी के कैप, ठीक है, ऐसा एक वेक्टर है और मैं एक दूसरे वेक्टर के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूँ, ठीक है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ठीक है ना, प्लस जेड के कैप, ठीक है। तो बचपन से एक फार्मूला रटा हुआ होता है भाई, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, ये कोएफिशिएंट जाएगा एक्स के साथ, ये बी कोएफिशिएंट जाएगा वाई के साथ, सी कोएफिशिएंट जाएगा जेड के साथ, ठीक है ना। ए कोएफिशिएंट एक्स के साथ, बी कोएफिशिएंट वाई के साथ, सी कोएफिशिएंट जेड के साथ, ठीक है ना। तो किसके बराबर आ जाएगा ये, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड के बराबर आएगा, ठीक है ना। समझ में आ रही बात। तो उसी तरीके से यहाँ लगाना है, ठीक है। आई वाला टर्म आई वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना, आई वाला टर्म आई वाले के साथ, तो ये आ गया, जे वाला टर्म जे वाले के साथ, तो ये आ गया, और के वाला टर्म के वाले के साथ, तो ये आ गया। समझ में आ रही बात मेरी। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ आर आई डॉट ओमेगा, ठीक है ना, ठीक है। सो आर आई डॉट ओमेगा कम्स आउट टू बी लाइक दिस, ठीक है। नाउ आपको पता है कि जो एंगुलर जो तुम्हारा ये होगा, ठीक है ना, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, क्या था एल बताओ, देखो यहाँ पे एल क्या था भाई, एल ही भूल जाओगे नहीं तो, ठीक है ना, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी, ठीक है, एल वाज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो क्या मैं एंगुलर मोमेंटम को एक्स वाई जेड के कंपोनेंट के रूप में लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो एंगुलर मोमेंटम एल को लिखा एल एक्स आई कैप प्लस एल वाई जे कैप प्लस एल जेड के कैप, ठीक है ना। एंगुलर मोमेंटम एल को लिखा एल एक्स आई कैप प्लस एल वाई जे कैप प्लस एल जेड के कैप, ठीक है ना। तो इक्वेशन 1 को किस तरीके से लिख सकता हूँ फिर मैं, ठीक है ना, इक्वेशन 1 से इक्वेट कर देंगे इसको, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 है जो ये यहाँ है, इससे इसको इक्वेट कर देंगे इस चीज को, ठीक है ना। एल एक्स आई कैप प्लस एल वाई जे कैप प्लस एल जेड के कैप को आप इक्वेट कर दोगे इक्वेशन नंबर 1 से, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर 1 से अगर तुम इसको कर दोगे इक्वेट, ठीक है, तो इक्वेशन 1 से इक्वेट करने पे क्या आएगा भाई, ठीक है, ये लिखो यहाँ पे, ये देखो एल एक्स आई कैप प्लस एल वाई जे कैप प्लस एल जेड के कैप इक्वल टू आर आई की जगह पे क्या डाल दोगे, ये डाल दोगे, ठीक है ना, तो डाल दिया, ठीक है। ओमेगा की जगह पे क्या डाल दोगे, ये डाल दोगे, तो ये डाल दिया, ठीक है। आर आई डॉट ओमेगा की जगह पे क्या डाल दोगे, ये डाल दोगे, तो डाल दिया, ठीक है ना। और आर आई की जगह पे क्या डालोगे, ये डाल दोगे, तो डाल दिया, ठीक है ना। पूरे सब्सटीट्यूशंस कर दिए उसमें, ठीक है। सो दिस इज द थिंग विच यू विल गेट, ठीक है। सो एल एक्स आई कैप प्लस एल वाई जे कैप प्लस एल जेड के कैप इसके बराबर आता है, ठीक है। नाउ यहाँ पे सिर्फ मैथमेटिकल स्टेप्स लगानी है, सिंपल अलजेब्रा यूज करो, ठीक है। ये ब्रैकेट को खोलो, ठीक है ना, इसके टर्म को अलग करो, एक्स आई और ये ओमेगा एक्स को एक साथ करो, ठीक है ना। ये सब ब्रैकेट खोलो, ठीक है ना, सारे ब्रैकेट खोलो, ये एम आई को भी अंदर डालो, ठीक है ना। एम आई को अंदर डाल के सारे ब्रैकेट खोल के पूरा फुल सिंप्लीफिकेशन जब करोगे तो तुमको ये मिलेगा, ठीक है ना। अब मैं उस वाला मैथ्स करा के नहीं दिखाऊंगा भाई, एकदम ही छोटे क्लासेस का मैथ्स है ये तो, ठीक है ना। ये एक्स आई से ये मल्टीप्लाई होगा, फिर एक्स आई से ये मल्टीप्लाई होगा, फिर एक्स आई से ये मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। फिर वाई आई से ये मल्टीप्लाई होगा, फिर वाई आई से ये मल्टीप्लाई होगा, फिर वाई आई से ये मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। फिर जेड आई से ये होगा, फिर जेड आई से ये होगा, ठीक है ना। फिर ये इससे ये होगा, ठीक है। फिर सिमिलरली दूसरे ब्रैकेट पे जाओगे, ठीक है ना। साइन के साथ लेना है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ठीक है। पूरी स्पून फीडिंग करानी है भाई। चलो देखो
यहाँ से ये इसके साथ जाएगा, ठीक है, ये इसके साथ जाएगा, फिर ये इसके साथ जाएगा, ठीक है, माइनस साइन के साथ, ठीक है। माइनस साइन का ध्यान नहीं रखना, ध्यान नहीं रखोगे तो हो जाएगा, मर जाओगे, ठीक है ना। तो माइनस साइन का विशेष ख्याल रखना है। तो ये जाएगा इन तीनों के साथ, फिर ये जाएगा इसके साथ, फिर ये जाएगा इसके साथ, फिर ये जाएगा इसके साथ, ठीक है ना। फिर और एक्सपांड करोगे, ये जाएगा इसके साथ, फिर ये जाएगा इसके साथ, फिर ये जाएगा इसके साथ, ठीक है ना। ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ठीक है ना। समझ में आ गई होगी बात, समझ में आ गई। तो अगर ये ब्रैकेट को तुम सिंप्लीफाई करते हो, ठीक है, पूरा का पूरा खोल के उसको पूरा सिंप्लीफाई करते हो, तो ये चीज़ मिलती है तुमको, ठीक है ना, ये चीज़ मिलती है, ठीक है। तो इतना टर्म, इतना सारा टर्म, ठीक है ना, इतना सारा टर्म आई कैप, ठीक है, इतना सारा टर्म आई कैप प्लस यहाँ प्लस माइनस साइन की गलती बहुत करते हैं बेटा बच्चे, ठीक है, प्लस माइनस साइन की गलती मत करना, ठीक है। फिर ये इतना सारा टर्म जे कैप, ठीक है ना, फिर ये इतना सारा टर्म के कैप। समझ में आ रही है बात मेरी। सो अगर तुमको एक चीज़ पता होगी फिर कि ये लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिख रहा है, एल एक्स आई कैप प्लस एल वाई जे कैप दिख रहा है प्लस एल जेड के कैप दिख रहा है कि नहीं, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड साइड में तो ऐसा दिख रहा है। अब राइट हैंड साइड में क्या दिख रहा है, गौर से देखो, कोई फलानी टर्म आई कैप, ढिमकानी टर्म जे कैप, ठीक है ना, कोई और ढिमकानी टर्म के कैप, ऐसा दिख रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दो वेक्टर इक्वल है तो उनके आई जे और के कोएफिशिएंट इक्वेट कर सकता हूं ना मैं। तो आई जे और के कोएफिशिएंट इक्वेट कर दूंगा तो एल एक्स से ये इक्वेट हो जाएगा। जो आई कैप के साथ क्या है, इधर लेफ्ट हैंड साइड में एल एक्स है, तो यहाँ आई कैप के साथ क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में ये है। जे कैप के साथ लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एल वाई है, तो जे कैप के साथ लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में क्या है, ये है। के कैप के साथ क्या है, एल जेड है, तो के कैप के साथ यहाँ क्या होगा, ये चीज़ होगी। समझ में आ गई रही कि बात मेरी, ठीक है ना। सो इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ आई कैप, जे कैप एंड के कैप, ठीक है ना, जो मिलेगा वो यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है। एल एक्स विल बी इक्वल टू दिस, ठीक है, एल एक्स विल बी इक्वल टू दिस, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर ए, ठीक है। एल वाई विल बी इक्वल टू दिस, ठीक है, एंड एल जेड विल बी इक्वल टू दिस, ठीक है ना। इनको ए बी सी इक्वेशन नाम दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो चीज़ है, ठीक है ना, ये जो चीज़ है यहाँ देखिए, अब यहाँ पे कंसेप्ट आता है, ठीक है ना। इसको ये जो टर्म है ना, ये वाली जो टर्म दिख रही है यहाँ पे, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज आई एक्स एक्स, ठीक है ना। आई एक्स एक्स वो क्या होता है आगे बताऊंगा मैं, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड एज आई एक्स वाई, ठीक है ना। इतनी जो टर्म दिख रही है, दिस इज कॉल्ड एज आई एक्स वाई, ठीक है ना, एंड दिस इज कॉल्ड एज आई एक्स जेड, ठीक है ना। समझ में आ रही बात मेरी। तो लिख दोगे इनके जगह पे ये, ठीक है, ओमेगा एक्स एज इट इज, ओमेगा वाई एज इट इज, ओमेगा जेड एज इट इज, ठीक है ना। और ये जो आई एक्स जेड जो लिखा है, ये माइनस टर्म, माइनस वाली चीज के साथ लिखा है, ठीक है ना। या आई एक्स वाई जो लिखा है, ये माइनस वाले साइन के साथ लिखा हुआ है, ठीक है ना। समझ में आ रही बात मेरी। तो ये हो जाएगा। सिमिलरली जो आई वाई है उसमें दिस सिंपली यू हैव टू मग अप, ओके, देयर इज नो सब्सटीट्यूट टू मगिंग अप, ठीक है। ये नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूंगा कि आई एक्स वाई, आई वाई जेड, आई एक्स एक्स, आई वाई वाई, आई जेड जेड, इन सब का क्या मतलब होता है, ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कस होगा, नो डाउट, ठीक है ना। डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। सो एल वाई और एल जेड इसके बराबर आए, ठीक है ना, ये टर्म्स आ गई, ठीक है, और एल जेड में ये टर्म्स आ गई, ठीक है। सो वी विल डिस्कस फ्रॉम मोमेंट्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ इनर्शिया इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है ना। ये 3 इक्वेशन डिराइव होते हैं, ठीक है। ये 3 इक्वेशन को फिर से इलाबोरेटली एक्सप्लेन करूंगा और मोमेंट और प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया पे चलेंगे फिर हम, ठीक है ना। फिर ये सारा एक्सप्लेन होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास कल आएगी। तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखें, ठीक है। और